Hello viewers. हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल फॉर द इकोनॉमिक्स का महासंग्राम। यस, आज से पहले कभी किसी और चैनल पर आपने ये नहीं देखा जो आज यहाँ पर इस चैनल पर होने वाला है, जो है इकोनॉमिक्स का महासंग्राम। क्या है इकोनॉमिक्स का महासंग्राम? क्यों देखना है आपको इसको? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बस इसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स के महासंग्राम में आज हमारे साथ दो बहुत ही फेमस से इकोनॉमिक्स के टीचर्स हमारे पास में हैं, जो अपने आप में एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं और बड़ा ही अच्छा और गर्व फील होता है कि आज उनके साथ बैठा हूं। तो आइए आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हैं, मेरा नाम नितेश जैन है। लास्ट 22 ईयर्स से मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल मैं आगरा में एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट सर। योर्स? Myself Priyanka, I'm a teacher having an 8-year experience. As it is great pleasure that to share with the experienced teacher for the discussion of the economics. लेकिन आज आप सबको, हमको तो मजा बहुत आने वाला ही है, लेकिन आप सबको बहुत मजा आएगा। बस करना क्या है, एंड तक देखना है। एक्चुअली सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेट बात ये है कि आज तो शायद पेपर रिलीज होने वाला है। अब करना क्या है कि जब इतने महान हस्तियां संग में हो तो पेपर लीक ना हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं ना? तो बस देखते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आज, जो कि स्टार्ट करते हैं नितिन सर से। मेरे को लगता है लास्ट ईयर्स में लगातार एक क्वेश्चन आता रहा है, तो इस बार भी आएगा। और ये क्वेश्चन का जो टाइप है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज के अंदर में हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर में जो भी आपका आंसर है उसको क्वेश्चन बहुत सारे डायमेंशंस में टर्न किया जा सकता है, लेकिन आंसर करने का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही है। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जहाँ भी नई लिमिटेशंस आती हैं वहाँ अपना एक सर्टेन आंसर फिट करना है। सर आप क्या कहते हैं? हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट सा मेरे को भी लगता है सर। थोड़ा सा नाम से एडवाइस देते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप क्या कहना चाहोगे? इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले टॉपिक को हम अपने इस ओवरव्यू में किस रेशियो में डालेंगे, किस जगह पर डालने वाले हैं? एक्चुअली सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पहले चैप्टर का। और पहले चैप्टर में ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, पहले तो 2 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी में केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी आ रही है, स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा। और ये इसके चांसेस जो है टोटल हम मान लेते हैं, ये बी ब्लॉक में हम डालते हैं, दैट इज 90%। 90% मतलब पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है 90% वाला। अरे एक मिनट, अगर पेन और पेपर लेके नहीं बैठे तो फटाफट जाओ, भाग के जाओ, पॉज कर दो और पेन पेपर लेकर आओ। सारे क्वेश्चन को नोट करते रहना और फिर जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम देकर आओगे, फिर बात करेंगे कितने क्वेश्चन आए, राइट? एंड सेकंड स्टूडेंट्स, आपको ये सारे मटेरियल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं व्हिच क्वेश्चंस आर कमिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, चलो ये तो खत्म हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन को लेकर के मेरा जो अपना व्यू है, ये बैंकिंग सिस्टम से जो कॉमर्शियल बैंक है इसका मेजर फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन विद एग्जांपल्स, अदरवाइज उसका रोल, कमर्शियल बैंक की इंपॉर्टेंस, ऐसे करके कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कमर्शियल बैंक से बनता है। तो बैंकिंग सिस्टम में मुझे इस बार सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन कमर्शियल बैंक से क्रेडिट क्रिएशन का आना ज्यादा लगता है। आपको? बिल्कुल सर, एक्चुअली बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली एजेंसीज के साथ आपको स्टार्ट करना है कमर्शियल बैंक को, इसको भूलिएगा मत। सेंट्रल बैंक का मुझे फंक्शन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं शायद। हाँ सर, जनरली ये जो कमर्शियल बैंक में क्रेडिट क्रिएशन वाला फंक्शन है ये तो और सम टाइम 5 ईयर के क्वेश्चंस में मैंने जो बैंक्स क्वेश्चन बैंक देखा उसमें ये क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड भी आया है और विद न्यूमेरिकल्स आता है एक्सप्लेनेशन, तो इसके चांसेस मोर ओवर 100%। अच्छा नितिन सर, अगर क्वेश्चन सपोज करो ये आ जाता है तो हमको तो टेबल फॉर्मेशन है वो करके दिखाना है या फिर हम डेफिनेटली लिख देंगे? नहीं, केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इकोनॉमिक्स में कभी नंबर स्कोर नहीं होता। आपको नंबर स्कोर करना है तो आपको स्टोरी राइटिंग कम से कम, पैराग्राफ राइटिंग कम से कम, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए,
ग्राफ बनाइए, टेबुलर प्रेजेंटेशन कीजिए, अपनी बात को जितना आर्टिस्टिक वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं कीजिए। ग्राफ बनाते हैं तो बिल्कुल ओवरराइट मत कीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए कि आपका ग्राफ टू द पॉइंट हो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। So here the chances, that is the 100% chances of this question. So we are putting this question as A. That is called 100% chance to come in the exam. Actually, let's move toward the next question. Yes. मेरे को लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का हमारा टॉपिक आता है, इसमें से एक फिजिकल मेजर्स किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं या एक स्टोर कर सकते हैं इस पोजीशन को, इस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर से बनता है इस बार का। तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई किस तरीके से फिजिकल मेजर्स से इसको अरेंज होंगे और किस तरीके से इक्विलिब्रियम की तरफ हमारी इकोनॉमी को ले जाएंगे, इस पर एक क्वेश्चन आने का बिल्कुल आप लोगों को अगर इसमें मेरे को ऐसा भी लग रहा है, इसमें एक और क्वेश्चन था जिसमें वो ना सेविंग को कंजम्पशन में कन्वर्ट करना, कंजम्पशन को सेविंग में कन्वर्ट करना, उस डेरिवेशन का क्या आप कह सकते हैं सर? बिल्कुल कह सकते हैं। और सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन का ग्राफ बनाने का एक क्वेश्चन आने का चांस भी पूरा लग रहा है। और इसमें न्यूमेरिकल वाइज भी आता है। न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस मैथ्स में, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो और सर एक और चीज भी है, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रिलेटेड है, बट इसमें एडी और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इक्वल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस बात के लिए मैं क्लियर कर दूं कि इस बार में कुछ जगह पर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि ये मेथड्स सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन ये एक जगह पर सिलेबस में है, दूसरी जगह पर सिलेबस में नहीं है। तो अल्टीमेटली पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि एक जगह पर तो है ना, तो रीस्टोर तो करना ही पड़ेगा आपको इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। और वैसे भी ऐसा सर कहते हैं ना, सेकंड सीढ़ी में चढ़ने से पहले पहली सीढ़ी चढ़नी चाहिए, तो मनी बैंकिंग नाम लेना पड़ेगा। तो बेसिकली मनी बैंकिंग पढ़े तो फिर वहाँ तो आने का एप्लीकेशन नहीं है, सिंपली वहाँ पे स्टडी है। तो स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर विद द पॉइंट्स, ओके। नाउ सो नेक्स्ट इसके चांसेस कितने रहेंगे आप? इसके चांसेस सर बताइए इस बार आगे कितने रहेंगे? मेरे को लगता है कि इसका मेरे अपने पर्सनल व्यू से 80% चांस तो श्योर है, ये कहीं नहीं है, लेकिन इसके आगे कितना आ जाता है दैट इज योर लक, लेकिन 80% तो मेरी तरफ से कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आने ही आना है। मतलब सी कैटेगरी में हम इसको डालते हैं मैथ्स। So we have completed the three topics. That is first one is the two-sector economy. The second one is which one sir? That is commercial bank. Very good. Commercial bank, right? Functions of a commercial bank. And the last one is AD. And okay. नेक्स्ट आई थिंक एक नेशनल इनकम, और इसमें थ्योरेटिकल कांसेप्ट बनता है कहीं ना कहीं पर, दैट इज प्रिकॉशंस। आप लोग पहले से इस चीज के लिए बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, इनकम मेथड, वैल्यू-एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ तीनों ही मेथड्स में अपने अपने तरह की प्रिकॉशंस हैं, तो किसी भी एक मेथड पर प्रिकॉशंस पूछी जा सकती है। और सर मेरे को तो ये भी लगता है ये क्वेश्चन तो पक्का है आप लोग का आना, और उसको याद करना भी आसान है, क्योंकि कई सारी प्रिकॉशंस तो कॉमन है। आप इंटरमीडिएट सारे पकड़ लेना, सेकंड हैंड पकड़ लो, हार्ड इलीगल प्रोडक्ट्स है, कहीं पर भी कंसीडर नहीं हो रहा है। लेकिन यार इतना बड़ा दे रखा है ना, छोड़ देना। नहीं छोड़ने का मतलब नहीं, थोड़ा किसी भी पॉइंट में 6 to 7 पॉइंट से ज्यादा के नहीं, और उसमें से भी 5 पॉइंट कॉमन है, तो एक स्पेशली 1 पॉइंट 2 पॉइंट किसी स्पेसिफिक पॉइंट में बचता है, अदरवाइज कुछ ऐसा खास नहीं। तो लेंथ देखकर छोड़ मत देना, कर लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इट इज कैटेगराइज्ड बाय आई थिंक ए, मे बी ए ना, इट इज 100% क्वेश्चन तो किसी के भी है, बट सर से बी आंसरिंग ए, तो वी आर पुटिंग इन ए। Okay, listen. 3 methods, that is value added, that expenditure and the income. तीनों के प्रिकॉशंस करिएगा, ओके? बिल्कुल, तीनों के प्रिकॉशन में कुछ भी आने का चांस है, प्रिकॉशंस जरूरी है। और तीन मेथड आते हैं, सेटिंग और कुछ भी पढ़ो देखो, प्रिकॉशंस तो पहले हर जगह जरूरत है भाई। जी। नेक्स्ट नंबर पर एक और खास टॉपिक हमारे पास गवर्नमेंट बजट, और गवर्नमेंट बजट के अंदर में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्ट है, और एलोकेट कहाँ करना है, एक्सपेंडिचर इनकम किस तरीके से प्लान होने हैं, क्या होना है, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस पर एक नई क्वेश्चन बनता है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लेना मतलब है ना। हां, वही गवर्नमेंट बजट्स में टाइप्स भी थोड़े से देख लीजिए कि जो इक्वेशन वैल्यूज आते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ने बताया, तो स्टूडेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियर आउट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% इसी के सेगमेंट्स में से आपके पास आएगा, तो कहां तय करेगा एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छा
काम करेंगे। हमारे लोगों ने ये जो क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करने के लिए तैयार किए हैं, ये ऑलरेडी 4 to 5 इयर्स इवन 10 इयर्स का प्रीवियस रिकॉर्ड देख करके किए हैं। हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर फॉर्मेट में सेट ए बी सी कहीं ना कहीं आया है, तो इस बार भी जरूर से So researchable मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने जो पीछे ये बनाया है डी और ई ब्लॉक, इसकी जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे कहां अच्छा, क्या हम लास्ट में कोई सरप्राइज रखें बच्चों के लिए? क्योंकि आपको याद है ना वाला सरप्राइज देना है ना, देंगे लास्ट में कोई सरप्राइज। एक्चुअली स्टूडेंट जिनके लिए इकोनॉमिक्स में अभी कुछ भी नहीं शुरू किया था, वो उनके लिए सरप्राइज एट द लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज। और 17 से 2 दिन पहले 17 को इकोनॉमिक्स एग्जाम, उससे 2 दिन पहले फिर से एक सरप्राइज आपके लिए। हम तीनों लाइव सेशन में आपके साथ आएंगे, जिसमें आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, वो आप पूछ सकते हैं बहुत आराम से। वो हम आएंगे ही इसलिए कि ये देखने की आपने तैयारी कर ली। अगर आपने नहीं पूछा तो हम पूछेंगे, तो ध्यान रखना, या तो आप पूछ लो या हम पूछ लो, राइट? तो बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट टर्म तो स्टूडेंट्स का ही रहने वाला है ना। एक्चुअली स्टूडेंट पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, पता भी नहीं चलना चाहिए पढ़ा कहीं ना कहीं है। जी सर, नेक्स्ट मेरी लिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए, ये है सेंट्रल बैंक एज ए बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो ये जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इसको डिटेल करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। इट मींस अगर आप ब्रॉड सेंस में समझें तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। अच्छा सर, दोस्तों में से बोल सकते हैं हारे का सहारा सेंट्रल बैंक हमारा। सेंट्रल बैंक का सबसे सहारा है, किसी भी कंट्री में रहना है तो सेंट्रल बैंक के बिना तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। सेंट्रल बैंक तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इज इंपॉर्टेंट which we prepared for the board exam. मैम कुछ बच्चों को हल्का सा बता के दीजिए कि एडवाइजर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या होता है, एक थोड़ा सा बच्चों को आइडिया मिल जाएगा समझिए। सेंट्रल बैंक एक्चुअली के जितने भी हमारे मनी सप्लाई होती है, हमारी करेंसीज होती है, ये सारा काम सेंट्रल बैंक ही करती है। और एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, अपनी कंट्री की आरबीआई की बात नहीं कर रहे। सेंट्रल बैंक सारी कंट्रीज की ओवरव्यू है, ओके? तो जो सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में काम करती है, वो दूसरी कंट्री में भी वही काम करती है। तो इसलिए एक तरीके से ये सेंट्रल बैंक जितने भी रेगुलेशंस में काम कर रही है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही कर रही है। तो इसके जितने भी फंक्शंस हैं, लैंड टू द लास्ट रिसॉर्ट और आपका जितने भी एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट करवा रही है, उनसे जो लोन्स प्रोवाइड करती है वो गवर्नमेंट्स को, तो इस तरह की सारे फंक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं दो नाम देना चाह रहा था। एक तो वो बड़ा आपको सबको हंसी आई इस बात पर, बेकारियों के लिए आगे दरवाजा, लैंडेड टू द लास्ट रिसॉर्ट। एंड सेकंड इज बैंकों का बैंक, महाबैंक, द बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। तो इसको बहुत अच्छे से कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ओके, नेक्स्ट। According to this list, I have the next question to discuss. This is again a function of central bank. तो सेंट्रल बैंक के तरफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसी केस में एक आता है बैंक रेट। तो बैंक रेट का जो रोल है वो क्या प्रकार से होता है, और ये प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में प्राइस हाईजेक ना हो जाए, प्राइस में इन्फ्लेशन ना हो जाए, डिफ्लेशन ना रह जाए, इन सारी चीजों को बैंक रेट किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक का क्या रोल है जिससे कि बैंक रेट मैनेज हो जाता है। तो इस पर क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम हो सकता है। रोल ऑफ बैंक रेट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सोसाइटी पोजीशन, और फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक। तो कहीं ना कहीं बैंक रेट पर क्वेश्चन आने का या एज ए फंक्शन ऑफ बैंक रेट आने का चांस बनता है। आप लोगों का क्या लगता है? बिल्कुल। ये जो लिखा है वो मैंने आप जो बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट्स, आज मैक्रोइकोनॉमिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ग्रैब इट। आज तो लॉटरी लगी, जिसका टाइम से व्हाट्सएप खुला या इसका चैनल खुला, बस उसको तो बेनिफिट है एक्चुअली। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि चैनल देख करके केवल बंद करके रख दे, उसको ना करके उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, इन क्वेश्चंस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। वो एक कहावत है ना, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो हम आप छले ही खड़े थे। अब देखो आपके सामने पेपर लीक हो रहा है, और अगर आप उसको फोकस नहीं करोगे, आप उसको जॉटिंग आउट नहीं करोगे, उसको लर्न नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया? आपके पास आंसर, आपके पास क्वेश्चन पेपर था, फिर भी आप तैयारी नहीं कर पाए, तो फिर उसके लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नहीं सर, और स्कोर करना बहुत इजी इकोनॉमिक्स है, सिलेबस वही घूम फिर के आ जाता है, और मुझे जितना हम स्टार्ट करते हैं उतने ही फिर दोबारा से वही चीज। वैसे भी ये जो पेपर पे क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं, काफी सारा कुछ रिसर्च करके बनाए हैं, तो किसी न किसी सेट में इसमें से बहुत कुछ आने का है, और कहीं ना कहीं पेपर आउट इससे बाहर जाएगा नहीं। वो क्वेश्चन अब
पूछने का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल सकता है, बस। लेकिन पैटर्न या क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन बात नहीं है। जी ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट आप लोग पूछे से पहले मैं कह दूं, डिफाइन ट्रेड सरप्लस, you know, balance of payment, balance of trade. So define trade surplus and how it is different from current account surplus. आज के सर ये छोटा सा चैप्टर है तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं आते, बट वो आ रहा है जो आप बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है, बहुत important। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे चैप्टर के अंदर में ही ज्यादा कुछ है नहीं, करंट अकाउंट कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट, बस उसके बाद यही सवाल है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रेड सरप्लस। हाँ, implications वाला जो पार्ट था वो प्राइमरी डेफिसिट दैट इज बजट। हाँ बजट वाला जो वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। implications जो है वो जरूर करने हैं, प्राइमरी डेफिसिट के, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, दैट इज फ्रॉम योर गवर्नमेंट बजट, तो उसको ध्यान से कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर एक और चीज है, बच्चों को implication का मतलब नहीं पता, तो हाँ क्या लिखे implications अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज को करते हो आप उसको एक्सप्लेन करना है, वेयर एक्चुअली इसमें स्कोप फाइल करना है, आप इसको कहां पर अप्लाई करने वाले हैं, किस तरीके से किस कंडीशन में टर्म्स अप्लाई होंगी, इसका रोल क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, implications की कंडीशंस क्या है। हाँ जैसे हम मान सकते हैं फैक्ट्स कह सकते हैं, वेयर द टर्म इज एक्चुअली अप्लाइंग इन द रियल सेंस। हाँ तो डोंट कंफ्यूज द वर्ड, ओके, implication मतलब इफेक्ट्स आपको बताना है। नेक्स्ट I think according to this one, the concept of credit multiplier and use of numerical approach, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आप ये लिख के रख लीजिए, आएगा जरूर। बिल्कुल करेक्ट रहेगा। न्यूमेरिकल विद एक्सप्लेनेशन 100% श्योर। तीन फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, k is equal to 1 upon MPS, सेकंड नंबर पे फॉर्मूला डेल्टा y upon डेल्टा i, और एक थर्ड फॉर्मूला इसमें और अप्लाई हो जाता है, और तीनों में से दो फॉर्मूले अप्लाई करके आपका क्वेश्चन का आंसर आता है, और कोई से दो फॉर्मूले जरूर से अप्लाई होंगे आउट ऑफ 3। तो ये क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड पढ़ा के देखिए, क्वेश्चन का टाइप देखिए, हमेशा आया है, हर बार आया है, और मुझे तो लगता है कि बेवकूफी का सब क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो हर बार जो क्वेश्चन आता है तो उसको रखने का क्या मतलब, लेकिन शायद सीरियसली कहीं ना कहीं चाहती है कि बच्चे पास हो जाए। तो बच्चे अरे बच्चे भी तो नहीं चाहते सर, अगर रोज देखें एक चैनल तो वो सीख जाएंगे। तो अगर ये बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे तो पेपर में जरूर सब बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैसे। तो k equals to 1 minus MPC और k equals to 1 upon MPS and delta y upon delta I. And this one also k is equal to 1 upon I lambda. Yes, One आपको भी याद है, yes, great. तो चार फॉर्मूला आपको भी याद हो गए। Next. Now the next question that is from the second last chapter. This is difference between BOP and BOT. Students मेरे पास एक बड़ी छोटी सी ट्रिक है। BOP ये तो साउंड करता है बाप जैसा, BOP, और BOT ये कुछ हल्का सा साउंड करता है बेटे जैसा। तो BOP बड़ा है और BOT छोटा है। तो बिल्कुल सिंपल, वो बाप है वो बेटा है, आसानी से बात कर लो, बड़ा कर सकते हैं। वहां पर जो BOP है वो बाप है बेचारा बड़ा ही रहेगा, जो BOT है वो छोटा है, वो बेटा है वो छोटी बातें करेगा। तो कहीं भी आपको याद करना है बाप और बेटा याद कर लो, आप देखिए बुक के सारे पॉइंट आपको बिल्कुल फिंगर पे तुरंत याद रहेंगे। ज्यादा काम है पिताजी है, बाप है, जो छोटा काम है वो बेटा है। ये फायदा है आपका महासंग्राम, देख रहे हो कैसी कैसी बात निकल कर आ रही है, जिससे आपको कैप्चर कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा सर, बच्चे ना पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, दिन पढ़ते हैं, रात पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम का पेपर सामने आता है ना, अरे सिलेबस में था ऐसा होता है, तो वहां ना क्लास में यही वाली ट्रिक्स काम आती है, और उसी ट्रिक के बिहाफ पर बच्चा याद कर पाता है। लास्ट टाइम पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत लेकिन जो याद हो वो काम मैंने करें। भी सीखा ये वाला बात, बाप का और बेटा वाला, क्योंकि अब तक मैं नोट में पढ़ा था, बताया था कि टी पहले आता है अल्फाबेट में और टी बाद में आता है, तो टी वाला बड़ा हो गया और टी छोटा हो गया, लेकिन ये बात बहुत सही, मजा आ गया। इसी में से एक क्वेश्चन जो डेट श्योर आएगा, आप लिख के लीजिए बच्चों को। That is also BOP और BOT में जो accommodating और autonomous ट्रांजैक्शंस हैं, बिल्कुल गारंटेड प्रिंटेड क्वेश्चन है, आएगा same here, A. बिल्कुल एक आज क्वेश्चन नंबर है। साइड में मैंने कमेंट और देखिए फिर भी आप ना करें तो फिर आपसे ज्यादा गड़बड़ और इसका ये बहुत क्वेश्चन और है। Yes, yes, बताइए। GDP limitation. GDP, What yes, first? yes, yes. ये तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्टिविटीज वाला चैप्टर तो आपके एमसीक्यूज में भी मिल जाएगा। आएगा बिल्कुल। हो गई हो, बिल्कुल। क्वेश्चन बहुत सारे मिल गए आपको बच्चों,
नहीं, अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर और थोड़ी सी बात करती है, क्योंकि नेशनल इनकम पर ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार आता है। हाँ सर। अगर आप इसको थोड़ा लास्ट ईयर देखें तो क्वेश्चन बड़ा ट्विस्टेड दिया था उन्होंने क्या किया कि लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन ड्रॉ किया, वहां पर एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ एक टर्म्स प्लेस कर दी और वहां से एक आंसर आ भी गया, बिल्कुल प्रॉपर याद तो नहीं रहेगा, शायद इसमें जीडीपी एमपी आया था। फिर उस जीडीपी एमपी के फॉर्मूले को इनकम मेथड के अंदर अप्लाई करना था और उसमें से सेकंड चीज ऑपरेटिंग सरप्लस रेवेन्यू निकालना था। तो वो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज गए थे, लेकिन ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, जो प्रॉपर प्रैक्टिस किया होगा उन्हें क्वेश्चन कर जाते हैं। तो नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, वो चांस क्या लास्ट में आपको वही करना मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, जब मैं अपना पेपर देने गया था, एग्जाम देने गया था, तो वहां पर मैंने पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, और वहां पे आया था एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब मैं टकरा गया था कि मैंने एम्प्लॉयर पढ़ा था, एम्प्लॉय पढ़ा था, तो भाई इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स जो पैसे एम्प्लॉय ने आप एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी, वो तो सैलरी का पार्ट वही है। अब एम्प्लॉयर्स जो एक्स्ट्रा आपको और मिल गया वो आपकी टोटल इनकम हो गई। अब एम्प्लॉय की इनकम में से जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो थोड़ी आपकी इनकम बन जाएगी, वो तो इनकम तो वही के नहीं ले जानी चाहिए। तो कंफ्यूजन लोगों को बहुत हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यस, अगर नेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये मेन कंफ्यूजन का टॉपिक है। स्टूडेंट की इस चीजों पे बहुत ध्यान रखना, फॉर्मूले आपके पास है भी और इस चीज को देखा जाए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल साफ सुथरा आता है, कहीं कोई चेंज नहीं आता, तो बिल्कुल एज इट इज बिठा के थर्ड पॉइंट हम निकाल देता है। फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रॉब्लम आती है थर्ड पॉइंट पर आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आना ये चाहिए, फिर आता कभी नहीं है, सीधा कहीं ना कहीं उसी पे आता है। ग्रॉस से नेट दे देंगे, कैपिटल की जगह फिक्स लगा देंगे, वहां पर कुछ ना कुछ अल्टरनेट करेंगे। यू शुड बी प्रिपेयर ऑफ वन मार्कर फॉर वन ये ताकि करना है। अच्छा, अगर मजा आ रहा हो तो फटाफट शेयर कर लो भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन दबा दो। नहीं, ये तो आप समझ ही नहीं रहे, वो चाह रहे थे केवल मैं पास हो जाऊं, फ्रेंड मिल जाए। ये बात भी नहीं है, लेकिन चलो ऐसा नाम ऐसा कर लो, लेकिन भाई कॉलेज में जाना है तो दोस्तों के संग जाना है ना, कॉलेज में अकेले जाओ क्या, दोस्तों को ले जाना है ना, वही पास करा दो भाई, तो भी पास हो जाएगा। और अगर कोई फ्रेंड आपको कुछ सजेस्ट करता है तो जरूर से चैनल के ऊपर आप अपना कमेंट डालिए कि क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको स्टडी करके आपको जरूर से रिव्यू करेंगे, और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इनिशिएटिव तब लेते हैं जब आप लोग उसको प्रेज करते हो, राइट? तो टेक इनिशिएटिव फॉर दैट। Next, at the last, from the income method, this is income method. No, it is not income method. It is the second book of national income. So we are asking for macroeconomics. Chapter is APC, average propensity to consume, average propensity to save. इसे टेबल बनता है और उस टेबल में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू मिस कर देते हैं, कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं, कई बार लिमिटेशन का वैल्यू दे देते हैं, तो इसका एक टेबल कंप्लीट करने का क्वेश्चन हो सकता है। सर इसमें क्वेश्चन और आया है, मैंने जो 3-4 साल तक पेपर में देखा है, दैट इज सी फंक्शन, एस फंक्शन, डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन होगी, कैलकुलेट करना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार में इसका ना ग्राफ आएगा, उस ग्राफ में ना वो आपसे कंजम्पशन फंक्शन का देखेंगे और सेविंग फंक्शन का उसके ग्राफ पर ग्राफ बनाने जिसका हम इक्विलिब्रियम स्टेट वगैरह है, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, और हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाए, तो उसको आप दोनों तरीके से रहने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे हिसाब से जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल लेकर के आए थे वो हमने आपसे शेयर किया, और अभी हमारे पास में नेक्स्ट जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए भी कंटेंट है और उसका भी डिस्कशन आपसे होगा। तो फर्स्टली आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 3 टीचर्स का ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट? तो यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन दीस क्वेश्चंस। डेफिनेटली मेरा तो ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इस वर्किंग को आज की क्लास में डिस्कस होने वाले इन 10-11 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपके हाथ में है। कितना स्कोर कर लिया? मैंने देखिए स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम टीचर्स अपने तरीके से पूरा फोकस करते हैं, लेकिन अगर इतना कुछ एफर्ट करने के बाद कोई स्टूडेंट वर्क नहीं करता है तो उसमें कहीं ना कहीं तो लगे हैं। लेकिन ये बच्चे इतने भी हल्के नहीं है कि इतना कुछ पेपर हाथ में होने के बाद भी रेडी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं रेडी कर रहे हैं। कहते हैं ना छाता, तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला आपके ऊपर आ चुका है, बस अब आपको उस अम्ब्रेला के अंदर आना है, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम करना, आपके पास अम्ब्रेला है और टाइम के अंदर नहीं आए और इनको नहीं पढ़ा तो सब गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। इसलिए से मैं इतना दे दिया, अब इतना तो कर इतना पूरी बुक में से 11 क्वेश्चन
क्वेश्चंस रखे हैं केवल और केवल, तो इतना तो आप कर सकते हैं। और ये अगर आप कर लेते हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आज डेट तक में अगर आपने बुक भी परचेज नहीं करी है, आपने देखा ही नहीं कि बुक कौन से कलर की है, तो भी अगर आप क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपके पास होने की श्योरिटी जरूर से बन पाएगी। इट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट, आप ज्यादा रिसोर्सेज का यूज ना करें, आप जिनको पढ़ रहे हैं आप उन्हीं को यूज करें बिल्कुल प्लीज, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों को लेकर हो जाता है। लास्ट मोमेंट्स पर दूसरे मेंबर्स के बनाए हुए नोट्स के स्टूडेंट ले आते हैं, उसको पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल सब डिस्टर्ब होता है, तो अपना यस मैम। अरे एक क्वेश्चन और हम लोग का रह गया, जो तो इनके लिए जैकपॉट होगा, दैट इज इन्फ्लेशन ग्राफ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट और ये सब बोला बहुत ध्यान से करना। देखो मैं भूल गई, आप लोग पूछना इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन और कंजम्पशन की लाइन को ड्रॉ करने में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन है। ये दोनों चीजें एक ही लाइन पर रहती हैं, 0 पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसके आगे पूरी की पूरी लाइन कंजम्पशन। जहाँ पर कंजम्पशन और एडी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट ब्रेक पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पर एडी और एएस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो पेपर में ये कंफ्यूजन आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कब है और ब्रेक पॉइंट कब है, दोनों जगह बहुत डिफरेंस है, इसको प्रॉपर तरीके से रेडी कीजिए। तो ये कई सारी जगहों पर डिस्प्यूटेड है, आप इसको प्रॉपर तरीके से रेडी कीजिए। सो स्टूडेंट, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। सर अब हमारी 40 मार्क्स की यानी 40 मार्क्स के ऊपर हम लोगों ने प्रिपरेशन चला बिल्कुल राइट, तो अब आगे क्या करना है? आगे इंडियन इकोनॉमिक चलते हैं। 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक मैक्रो और एक इंडियन। हमने मैक्रो का वर्क कर लिया, अब हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना शुरू कर दिए, और इक्वल वेटेज है दोनों चैप्टर्स में, दोनों बुक्स में तो इकोनॉमिक्स इंडियन के लिए चलते हैं हम लोग, और सबको पता है हिस्ट्री का पार्ट है, पढ़ना है बहुत कुछ है, तो इसी के लिए जो काम किया गया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, बहुत इजी, बस थोड़ा सा लिखने पे अपना फोकस करेगा। अच्छा, मैं अगर बताऊं तो इंडियन इकोनॉमिक वर्किंग लगता है ऐसा नहीं सकते कि हर स्टूडेंट का अपना एक टेम्परामेंट है, कुछ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पार्ट में एक्टिव होते हैं और कुछ स्टूडेंट थ्योरिकल पार्ट में। तो सीबीएसई ने जो सिलेबस डिजाइन किया है दोनों फैक्टर्स का अंदर करके किया है ताकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मार्क्स स्कोर करें। और फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है या पीछे जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की उनका करंट सिनेरियो में क्या उसका इम्पैक्ट जनरेट हुआ, अगर ये हमारी आज के 12th के स्टूडेंट को जानकारी नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कैसे। गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट ने बुक लगाई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाकई में इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही तभी जब इस स्टैंडर्ड के बच्चे इस बुक को पढ़े। बच्चों को पॉलिसी नहीं मालूम तो क्या जानकारी है। सर मेरी समझ में इस जो बुक है ये वाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर एक क्वेश्चन आने का जो फर्स्ट चैप्टर से मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जिससे अक्सर कर ब्रिटिशर्स को लेकर के हमारी नेगेटिव थिंकिंग है और ये कहता है कि उन्होंने हमारे इंडिया को हर तरीके से बर्बाद किया, लेकिन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है कि ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या रहा। तो ये मेरे को लगता है कि क्वेश्चन डिस्कशन होने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है चैप्टर नंबर 1 पूरे से ही है, क्योंकि जनरली हम लोगों ने जितना भी इंडियन पढ़ाई है उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत देखा है, पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बताना। तो वैसे हल्का सा डिस्कशन अगर कर दिया जाए बीच में ही, तो जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन है, एयर जो एविएशन इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, वाटर चैनल्स हैं, जितने भी हमारे वर्किंग के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है हमारा। हम लोग तो पहले वो लेटर भेजने के लिए कबूतर उड़ाया करते थे तो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है और इसके थ्रू आप अपना लेटर वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिशर्स ने। बैंकिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट और सब्सटेंशियल फार्मिंग की जगह पर कमर्शियल फार्मिंग की तरफ इंट्रोड्यूस किया। आज पूरा भारत इतना आगे बढ़ा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का अप्रोच नहीं की। इंडस्ट्रियलाइजेशन मास इंडस्ट्रीज किया, जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व की पब्लिक या ट्रेडिशनल वर्किंग की वो सब इंडस्ट्रीज पर कन्वर्ट होना चालू हुई। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन जो कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का, उसको आई थिंक मुझे तो कैटेगरी ए में रखना चाहिए। क्वेश्चन कैटेगरी ए मतलब 100% इट इज इन योर सेट।
सो बी श्योर, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। पहले कैप्चरिंग करो, उसकी हेडिंग्स के बारे में पहले हेडिंग लिखो, फिर उसको वापस हेडिंग लिख के डिस्क्राइब करो। ये मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाओगे। इसमें ना क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाती है, और अगर बाई चांस आपके पास टाइम कम भी रह जाता है तो आपने पॉइंट का हेडिंग ऊपर मार्क कर दिया तो उसको एक्सप्लेन नहीं भी किया, लास्ट में टाइम कम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, कि जब समझ में आता है कि हाँ नॉलेज है। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन मुझे लगता है जी, तो इसमें है ग्रीन, आप दोनों ही ग्रीन से लग रहे हैं। यहाँ टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, सो डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सर प्रॉपर्टी लिखते हैं ग्रीन में ना, ये तो आने वाला है। मैंने तो ग्रीन बर्ड सुना तुरंत से मैंने कहा भाई आज तो ग्रीन है, पक्का है। तो along with the green revolution we are going with the golden as well as white revolution also. So इनको बहुत ढंग से कर लेना, green revolution, golden revolution, white revolution, right? It should be very important. So क्या रखते हैं, किसमें सोच रहे हैं मैम, कहाँ रखने वाले हैं इसको? सर ग्रीन प्रॉपर्टीज है। Okay. So सर आपने कहते हैं फाइनलाइज है, एक मतलब 100% आज के भाई सारे क्वेश्चन 100% फाइनलाइज है। एक्चुअली बेसिक केपीएस से ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्क्रिप्शन है, थर्ड चैप्टर में भी है, फोर्थ चैप्टर में भी, उसकी टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से ये क्वेश्चन जरूर 100% आएगा। और फिर बेसिक कांसेप्ट होता है कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, इट डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक करता है। एंड सेकंडली यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है स्टूडेंट का, ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप से रिलेटेड है, गोल्डन रेवोल्यूशन जो हॉर्टिकल्चर से किया जाता है उससे रिलेटेड है, और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से। और व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया से टीचर सब कुछ एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ रहता भी है तो कहीं ना कहीं क्लिक काम करता है। अगर बच्चे भी एक्सपर्ट होते हैं हल्का सा इशारा मिल जाए तो आगे लिखी आते हैं। तो सर मेरे हिसाब से इन दो कंफर्म क्वेश्चन के बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आने का लगता है, इसमें आईपीआर जो पॉलिसीज हमारे गवर्नमेंट की नहीं थी, तो 1956 की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट हुई, तो व्हाई द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सच ए पॉलिसी, और इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे, 1956 की पॉलिसीज क्या थी और इसको क्यों अडॉप्ट किया, पुरानी पॉलिसीज में कहाँ क्या प्रॉब्लम थी, और जो करंट पॉलिसी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी इसमें क्या हाइलाइट्स थे, इसको क्वेश्चन करने की आ सकता है। बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है। सेम है, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए थे तो रिफॉर्म्स में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एलक्यूबी हटा के एलपीजी पे आया, राइट? तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन 100% को बोलते हुए, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बहुत अच्छे से करनी चाहिए स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर कई क्वेश्चन बनते हैं और हाँ, क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पढ़ करके क्वेश्चन को समझना कि वो टीचर क्या पेपर में पूछना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी होता है। सर अच्छा एक चीज को बताइए सर, जैसे क्वेश्चंस कितने सारे घुमा फिरा के आते हैं लेकिन कंटेंट वही होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए कितना इजी है कि आप टॉपिक वही लिखिए। और इसीलिए ना हम लोग भी पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को नहीं बोल रहे वर्ड पर, एक हल्का सा बता रहे हैं कि इस टॉपिक में से ये चीज इंपॉर्टेंट बन सकती है, उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले, आंसर तो वही देना है। वही और इंडस्ट्रियल जो हम लोग इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, तो दैट इज व्हाट कि भाई वो तो टॉपिक ही आप एक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये बैकबोन वाला तो बचपन से हमने 7th 8th में अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। Sir, one more question that I have as an important one. Okay. So this one is explain the causes and decay of Indian handicraft work. बहुत ही जरूरी। Indian handicraft on the eve of independence पूरा चैप्टर है। So इस handicraft work का जो decay हुआ, decline हुआ, किस तरीके से हुआ, causes क्या रहे इसके, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन इकोनॉमी खराब ही इसी वजह से खराब भी इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हम लोग इंडियन जो है वो बड़े हाथ की सफाई के बहुत ज्यादा है। आर्टिफिशियल है। ट्रेन में जाओ पर्स कट गया बताइए पड़ा, तो हाथ की सफाई नहीं ज्यादा है हम लोगों में, लेकिन वो हाथ की सफाई ही हमें हमारी खत्म हो गई। किन की वजह से? रिचर्स की वजह से, ड्यू टू हाई टैक्सेस, टैरिफ जो इम्पोज करे बहुत ज्यादा इम्पोज कर दी है, इसकी वजह से क्या हो गया, डिक्लाइनिंग फेस आया। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से रीड करना होगा इनको, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। एक चीज को थोड़ा सा और लिंक भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स आता है ऑन इंडियन इकोनॉमी तो वहाँ तो उसका पूरा सीक्वेंस है ही, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन को इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ले सकता है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा वन मोर थिंग सर, एक इसमें क्वेश्चन और बन जाता है इंडस्ट्रीज का कि हमारी एट
हर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, वही, short में भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एक मेथड रेडी होता है कि इसमें ये आंसर आ सकता है। अच्छा, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालना चाहूँगा, जो ग्रुप आगरा से हैं और जो आगरा से उसको देखते हैं, तो मेरे को ऐसा याद आता है कि पहले बहुत टाइम पहले हमको ऐसा मैंने ज़्यादा चीज़ सुना कि जो गोकुलपुरा बाजार है वो आगरा कॉलेज जो एरिया है वहाँ तक फैला हुआ था, जो आज गली में रह गया है, बस सिर्फ गली में रह गया। तो आप देख सकते हो कि अपना खुद का एग्जाम्पल देखो आप आगरा में कि वो जो बाजार जो पूरा हैंडीक्राफ्ट मार्केट कहा जाता है, इंडिया इज अ हब फॉर हैंडीक्राफ्ट मार्केट, वो आज आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में गली में समझ के रहते हैं, दैट इज गोकुलपुरा बाजार जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या है अपने आप में बहुत बड़ा डिजाइन। आगरा का जो पहचान है वो कास्टिंग इंडस्ट्री को लेकर के है। हाँ। पिग आयरन को मेल्ट करके कास्ट करके बेचा जाता था। लगभग 40% ऑफ साउथ एशिया इससे कवर था। आज आगरा के वो सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं और फैक्ट्रीज टोटल हैंडमेड वर्क था, मशीनरी फर्नेस से, लेकिन हैंडीक्राफ्ट वर्किंग के लिए उनमें से ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड। सर पहले उसके भी बहुत अच्छे अच्छे काम होते थे, मार्बल्स की खिलौने हाँ, बनते सर थे। भी बता रहे थे, गोकुलपुरा मार्केट में बहुत हम भी बहुत खेले उससे। अब नहीं मिलेगा खेलने के अब नहीं लिए। सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लगता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU इसमें आता है, सो व्हिच मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज्ड। हाँ, डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मारेंगे। एक्चुअली बहुत बार हम लोगों ने क्लियर आउट भी किया है कि प्राइवेटाइजेशन भी हमारे लिए खतरनाक है और पब्लिक का जो सेक्टर वो भी खतरनाक है, तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है और आपको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने जो LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, तो प्राइवेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट का मोटिव था, तो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग्स थी, अदरवाइज जो सिक इंडस्ट्रीज थी, इनको कन्वर्ट करने का बेसिक मोटिव था। लेकिन हुआ तो सब कुछ प्रॉफिट मेकिंग वाले भी चले गए, कुछ नॉन प्रॉफिट मेकिंग वाले भी चले गए। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर निकल कर के आया? सो अल्टीमेट क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग व्हिच आर मेकिंग प्रॉफिट should be privatized. This is the question. So do you agree with this view and why? So you must have a clear logic regarding this, that what should be, whether profit making unit should be privatized or not. अच्छा, इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए, जो नवरत्नास हैं, क्या बच्चों को उनको पढ़ना है, उनको भी फोकस करें कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि डिलीट हो गया है, उसको नहीं पढ़ना है। सर इसमें बता दूं, इकोनॉमिक्स में कुछ डिलीट नहीं होता है, फर्स्टली थिंग्स दैट, इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट कहीं ना कहीं डिस्कस होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है, पढ़ना सब है। अभी नहीं पढ़ना होगा तो CET एग्जाम दोगे तब पढ़ना होगा, तो आप पढ़िए सब, डाउट में मत करिए क्लास। इसके अलावा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के पेपर को आप बुक से बाउंड नहीं कर सकते कि आपकी बुक में 200 पेजेस है तो बस 200 पेजेस वेरी लार्ज, वो तो एक्सपेंडेबल अनलिमिटेड है, तो इकोनॉमी में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो तो गनीमत है कि बुक के बाहर वर्ड लगा जाए इंडियन, मैं तो गवर्नमेंट को थैंक्स करता हूं इस चीज के लिए, ये तो ये बच्चे तारीख कैसे तैयार करते हैं। तो इकोनॉमिक्स तो पूरी धरती पर चल रही है, ग्लोब वाइज चल रही है। सो वी हैव ए लिमिटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो दिस इज द लिमिटेशन फॉर दिस। लेकिन इंडिया भी छोटा मोटा नहीं है भाई, तमाम पॉलिसी चलती हैं, पॉलिसीज के प्लस माइनस इफेक्ट करती हैं। आंसर जो आपने क्वेश्चन दिया पब्लिक प्राइवेट PSU वाला, इससे रिलेटेड एक ट्रेजेडी भी हुई थी, जो बच्चों को बता देते हैं, सिसिलियन ट्रेजेडी को प्राइवेटाइज कर दी गई थी, बहुत रैपिडली जनरेट कर दी थी। प्राइवेटाइज होती हुई जब उन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी, कितने सारे लोगों ने सुसाइड किया था, सुसाइड किया था, राइट। लेकिन इसलिए दोनों तरीके के असर हैं। अब आप देखिए कम्युनिकेशन का हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि पहले के टाइम पर BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एक यूनिट था, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग था, वो टेलीफोन घर घर जाके लगाया करते थे और लोग BSNL को बोलते थे भाई साहब नहीं लगेगा BSNL। मतलब पब्लिक इतनी बुरी तरह परेशान थी कि वो टेलीफोन होना ना होना घर में बड़ा परेशान। तो उसके बाद फर्स्ट जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया दैट इज भारती एक्सा, तो ये एयरटेल से इन्होंने शॉप इनोग्रेट किया और भारतीय एक्सा ग्रुप को फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन लाइसेंस मिला भारत के अंदर में। और आप देखिए आज हर पर्सन की पॉकेट में 2 मोबाइल है और 2 मोबाइल के अंदर 2 सिम है, ठीक है। तो कितना नेट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो सब कुछ क्यों डेवलपमेंट हो पाया? इतना कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाया? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी
क्लैश Market capture करना था। अब एसोसिएट हो गए। अब आपको समझ में आ गया तो पॉइंट्स कौन से बता रहे हैं, आपके क्वेश्चन ही सॉल्व हो गए। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना। इसको अच्छे से इसके फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। पेपर में कहीं ना कहीं इसका लिंक बनता है। आप बुक्स को लिमिट नहीं कर सकते कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर फैमिली के वर्ड्स तक ही आएगा, क्योंकि MCQ नहीं की केस स्टडी बेस्ड पेपर आने लगा है सर। उसको कहां ले जाओगे? सर एक चीज और मैंने देखी, हम इंडियन में बिल्कुल बाउंड नहीं कर सकते, मैथ में तब भी हम मैं तो आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट लाइब्रेरी सॉरी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का जो पूछेंगे या इस पर लिमिट है। इंडिया में कोई लिमिट नहीं, तो नहीं कभी चले जाओ भाई। नेक्स्ट द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, explain the role of IT industries, information technology, IT की जो बात कर रहे हो, IT, so sir IT हम समझते हैं ना वो ऑफिस चेयर टाइम वाला सब कुछ सर, लेकिन क्वेश्चन बनता है the role of IT industry, otherwise utilization of IT system towards the agriculture, जो आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, आप उसको एक पर्टिकुलर रूम तक ही क्यों करते हैं? जो आपका इंडिया का कोर एक्टिविटी है, जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है, उस तरफ लेकर जाइए ना एक्टिविटी। सर मेरे को भी याद है दूरदर्शन पे चैनल आता था किसान केंद्र, हां शाम को 5 बजे चालू होता था कृषि केंद्र, उसमें यही आता था कि टेलीफोन पे आपको जो प्रॉब्लम हो तो वो आईटी सेक्टर के ही पार्ट में ऐसी चीजें उस समय तक ना लोगों आता था, प्राणी 20-22-25 साल पहले बात हो गई, तो उस समय तक लोगों की अप्रोच टेलीफोन भी नहीं था और कॉन्टैक्ट्स भी बड़ा मुश्किल था, भाई साहब नहीं मिलेगा तो कैसे तो बात होगी। आज हर पर्सन के पॉकेट में फोन है और पर्सन अप्रोच कर रहा है। अब तो रिक्शे वाले के पास फोन आ गया भाई, फोन आ गया, बिल्कुल सही बात है, और हर पर्सन इसका बेनिफिट भी उठा रहा है और इजी है। आप कहीं से जा रहे हैं, गूगल मैप लोकेशन आपके पास है, तो आपका कोई रास्ता कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। तो आईटी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन आपको, आईटी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर इसका इंपॉर्टेंस बनता है। It doesn't mean that you just go with Bangalore for IT industry, ना about IT industry. It's related to agriculture. Next question that I think it is the organic farming. Organic farming बिल्कुल तय है, आने वाले पेपर में। और फिर मानी बढ़ रही है भाई, मैं तो कहूँगा अपना बिजनेस भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खोल लो, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग खुद शिफ्ट कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो बहुत हाइजीनिक तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वी आल्सो रिक्वायर केमिकल जो वेस्ट है, केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड सब यूज हो रहे हैं, और हम लोग नहीं, हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं आपको, हम लोगों में कुछ डिसीजेस हो जाती हैं। हर कोई बंदा आजकल कोई ना कोई डिसीज तो उसके अंदर होगी ही होगी। दैट इज व्हाट ये प्रॉब्लम इसी की वजह से। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर वेरी गुड। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैंने कहा है पेपर में आने का चांस है, आपने भी काफी सारी बातें कही, लेकिन सर इसमें दोनों चीजें हैं। आप हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट समझ के चलना पड़ेगा। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ आज हम लोग हैं, और इतने सारे लोगों को अगर ऑर्गेनिक फूड खिलाने बैठ गए तो आगे पब्लिक ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो मैं एसवाई भी आएगा, भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा ही फायदा है, नुकसान भी है। और ये बात होगी चाय में ज्यादा शुगर पे कुछ डायबिटीज हो जाएगी, कम पियोगे तो एनर्जी नहीं आएगी। ऐसा ही है, तो वाकई में इक्विलिब्रियम तो लाना ही है ना, इकोनॉमिक्स को बिना इक्विलिब्रियम के नहीं चलेगा। लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीजें हैं जो जैसे आजकल फार्मिंग चल रही है, क्या आप घर में प्लांटिंग कर सकते हो, अपने गमलों में वेजिटेबल्स उगा सकते हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम लोग अपने आप को चेंज कर लें। और सर आप आगरा देखिए क्या जैसे डिजाइन किया गया, कितना बढ़िया से तैयारी किया गया, और वर्टिकल फार्मिंग की गई है सर, मतलब पूरा मजा आ गया देख करके। मैं आपको फोटो भी डाल दूंगा, देखना भाई जो बाहर से अच्छा काम है कि आगरा की रोड से गाड़ियां फ्री कर दी उसमें। सर तो ये G20 का भी क्वेश्चन आ सकता है इनके पास। G20 का चार्ज थोड़ा सा कम ही है, अभी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया ना। और फिर आगरा की पब्लिक तो G20 से तो अवेयर है। यूपी में 3 जगह पर G20 समिट हुआ है, आगरा, लखनऊ और बनारस, लेकिन जो बाकी का रेस्ट ऑफ द यूपी है वहाँ शायद जानकारी पब्लिक को इतना अवेयरनेस नहीं होगा। हमारे घर के तो बाहर सारे घर ही एक कलर में पेंट हो गए, तो हमें तो पता चलती है G20 हो गया। तो ये रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे हैं नो डाउट, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक क्वेश्चन जरूर से बनता है, आप बेनिफिट लॉसेस हर बात समझ करके चलिए। नेक्स्ट नंबर है
तो सोर्स ऑफ क्रेडिट, अगर गांव में रहने वाले किसी पब्लिक को मेंबर को क्रेडिट फाइनेंस अरेंज करना है तो कहाँ से कैसे होगा, ऑप्शंस क्या क्या हैं रूरल क्रेडिट के और रूरल एरियाज में सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है। बहुत इसमें हाँ एक वर्ड होता है डेब्ट ट्रैप, है ना, डेब्ट ट्रैप। लोगों को फर्स्ट आना किसान का क्यों पहले एक बार लोन लेता है, फिर खेती करता है, फिर मौसम के ऊपर रहता है, फिर मौसम खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, फिर दोबारा से लोन लेना है, इसकी वजह से वो लोन में फंस जाता है। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लेकर आई है, तो गो विद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। आपने सुना होगा जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने बोला, सॉरी योगी जब आए थे उन्होंने बोला हम सब किसानों की 1 लाख रुपए का लोन माफ कर देंगे। तो ये शुड बी व्हाट कि अगर तो सच में कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उस टाइम पे आपको इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस है वो बहुत हेल्प करेगा। तो गो विद इंस्टीट्यूशन फाइनेंस रेदर देन नॉन इंस्टीट्यूशन फाइनेंस। और there are so many institutions, that is RRB, NABARD is the apex body for that. तो आप इस bodies के लिए जा सकते हो और ये बहुत important क्वेश्चन है। क्योंकि अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो उसमें 9th क्लास के अंदर भी चैप्टर है इनके यहाँ पर सेल्फ हेल्प इंपॉर्टेंट टॉपिक SST या सेल्फ हेल्प, तो वो इंपॉर्टेंट है। और वो माइक्रो फाइनेंसिंग का बेस मोटिव तो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से फाइनेंस एजुकेशन करते हैं। 9th से चालू कर देते हैं हम इस पढ़ा समझ में आते बढ़ता जाती है। सर जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं फाइनेंस की तो नाबार्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नाबार्ड का एक क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोनों तरह से हेल्प करता है। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ नाबार्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत के अंदर में रूरल डेवलपमेंट के एरिया के लिए नाबार्ड का क्या रोल है, क्या एक्टिविटी है, क्या ये फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक से मैम नाबार्ड का एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसको हाईलाइट करना है क्योंकि मेन बॉडी बनानी है एग्रीकल्चर, उसका नाम ही है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों को सपोर्ट कर रहा है एक साथ नाबार्ड का बेसिक फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल नाबार्ड ही कर रहा है, और भी हेल्पिंग अथॉरिटीज हैं जो रूरल डेवलपमेंट का डेवलपमेंट करती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, सपोज आप इंडिया में रहते हैं, आप फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, तो आज की डेट में ग्लोब पर जितनी भी कंट्रीज हैं अप्रॉक्स 195, तो इन कंट्रीज में से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपकी कंट्री का रैंकिंग क्या है, आपको सैनिटेशन में, आपको हेल्थ में, आपको फाइनेंस इनकम करने में, सोशल सिक्योरिटी में, बैंकिंग फैसिलिटीज में, कम्युनिकेशन में क्या कंट्री का रैंकिंग है, आपको ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी है, कंट्री के अंदर में अर्बनाइजेशन कितना है, पब्लिक कितना गांव में रह रही है। तो इसका HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक क्वेश्चन जरूर से कहीं ना कहीं इसको बनता है। मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैंने देखा है जैसे आपने बताया सैनिटेशन के बारे में, तो हमारे आगरा में जब काम शुरू हुआ है एक्चुअली मतलब पहले पढ़ी हुई थी लेकिन वो बहुत अनसक्सेसफुल रही, तो अब एआई की लाइन डाली जा रही है। गलियों में जब भी मैं गुजरा हूँ तो गलियों में तो आज भी वो सब कुछ एक गंदा सा एक सीन दिखाई पड़ता है। तो शायद कि अब जो सैनिटाइजेशन जो सीवर का काम चल रहा है इससे बहुत कुछ सुधर जाएगा हमारे यहाँ पर, हमारी भी लाइन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो डेवलपमेंट हो रहा है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट तो हो रहा है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, हमें भी उसमें इंटरफेयर करना है, हमको भी डेवलपमेंट करना है। सर पहले से कंपेयर करते हो आज का एनालिसिस देखते हैं नहीं मैंने पब्लिक के माइंडसेट में चेंज देखा है। पहले पब्लिक को इधर देखा उधर देखा, कुछ कूड़ा पड़ा है उठा करके पीछे फेंक दिया, लेकिन आज पब्लिक में ऐसा नहीं है। आज पब्लिक अपने साथ में उसको कैरी कर रही है और प्रॉपर प्लेस डस्टबिन मिलने पर छोटा कर रही है। तो ये पब्लिक गाना हमारे फेमस में ना गाड़ी वाला है तो ये एक बड़ा अच्छा टेंडेंस मतलब गाना लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा क्या दे रहा है, अपने आप में सीख दे रहा है लोगों को कि कचरे वाला है, कचरे पूरे डाल में ही डालना है, सुबह सुबह गाना सुनने को मिल रहा है, चाहिए भाई। सर फ्रांस एक ऐसा कंट्री है आज की डेट में पूरी धरती पर जो जीरो मॉस्किटो कंट्री है। अच्छा, मैंने पहली बार सुना है। ग्रेट। अच्छा, धरती पर मच्छर नहीं अगर एंटर करता है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं तो जो बाउंड्रीज हैं कंट्री की वहाँ पे सैनिटाइज होता है। आप अभी कोरोना से नहीं बहुत पहले से, अच्छा, और उसके बाद जो कंट्री में एंट्री करेगा आपको पूरी दुनिया का कहीं का भी वीजा आसानी से मिल जाएगा। आप फ्रांस का वीजा मिलना मुश्किल है,
और खासकर तो हमारी स्टेट में इंडियन है हमें लगता है नहीं पड़ता है थोड़ा सा अपने आप में डेवलपमेंट करने की जरूरत और ऐसा होना चाहिए कि फ्रांस वाले खुद ही हमें इन्वाइट करें कि आ जाओ अब तो ठीक हो गए। सही बात है, बिल्कुल ठीक। सर जब इंडिया में कोविड का असर नहीं पड़ा बाहर कंट्री को कब देगा बच्चों को भी इफेक्ट पड़ेगा। नहीं मैडम, अपने आप की जो इमेज है उसको चेंज तो करना बहुत जरूरी है, और नो डाउट लास्ट ईयर्स में इंडिया ने कर दिखाया है, तो अब थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। GDP रेस कितनी GDP है? रेस के पीछे कारण भी हम लोगों ने बड़ा क्लियरनेस सीखा है। आज के टाइम में एफडीआई सबसे अच्छा इंडिया के अंदर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यार, चाइना से निकल के इंडस्ट्री तक की तरफ बढ़ रही है। So next question that we have to discuss for the upcoming exam 2023. This is explain the term of informalization, informalization and casualization. So these are two important words और इन पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर में भी मतलब मैं भी आना ही है कि आपका कैजुअलाइजेशन इन्फॉर्मलाइजेशन बिल्कुल आए, जरूर है, आएगा। ठीक है, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जैसे इनफॉर्मलाइजेशन बात करते हैं तो हमारे हाई स्कूल के जितने बच्चे होते हैं कितने अच्छे से टीचर अगर बात करता है तो कितने इनफॉर्मल वे में हमने ये सब कर लिया, सिर्फ थोड़ा सा और करा दीजिए, दैट इज इनफॉर्मल वे। और फॉर्मल वे हाँ जो सिलेबस है कंटेंट है हम लोग पढ़ रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं। सेम टाइप इनफॉर्मलाइजेशन जहाँ पे नंबर और परसेंटेज इनफॉर्मल वर्कर्स के ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। The line mentioned more than 10 workers should be for the formal organization and less than 10 workers for informal workers. Actually यहाँ पे क्या है कि informalization में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें खुद भी पसंद आ रहा है informalization, क्यों? क्योंकि वहाँ पर restrictions बहुत कम है ना। आप किसी गवर्नमेंट उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जाना है, वहाँ पे एग्जाम देना है, उसको पास आउट करना है, फिर थोड़ा वेट करना है, फिर जॉब मिलेगी। लेकिन इनफॉर्मलाइजेशन में क्या है भाई, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं, डिग्री है या नहीं, लेकिन अगर मेरे स्किल्स हैं तो मैं जा सकता हूँ। इनफॉर्मलाइजेशन आई थिंक बेस्ट है मैम। बट एक ड्रॉबैक भी है ना, इनफॉर्मल में सिक्योरिटी नहीं है एंड फॉर्मल में सिक्योरिटी है। किसी भी जो वर्क को आप कर रहे हो उस वर्क को करने का जो भी तरीका आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर, आपके लीगल लॉज में एक्सेप्टेड है, दैट इज फॉर्मलाइजेशन। आपके घर पर आपकी छोटी सिस्टर की शादी है और आपने एक मैरिज कार्ड प्रिंट करवाया और उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया, तो ये चलन ये पैटर्न है हमारी सोसाइटी में, इट इज फॉर्मल। हमारे को घर के 5 लाख पर खड़े हुए सुबह 6 बजे अल्लाह बचाया, पड़ोसियों से कहा भी आ जाना हमारे घर पे दिस इज द इनफॉर्मल। अच्छा वो गांव में तो नॉर्मल लगता है, तो वो भी फॉर्मल है। उनका प्रोडक्ट सर्कल में का पैटर्न ये वाला है, एक शब्द है वो क्या चूल का नोटा है, पूरे खानदान के लोग सब आ जाओ भाई खाने के लिए, सब आना। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट ने कॉपी पेंसिल बुक की हेल्प से क्लास में ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ा, तो हमारी सोसाइटी का पैटर्न है फॉर्मल वे ऑफ वर्किंग। फॉर्मलाइजेशन आ गया। सड़क पर कोई दो लोग गाली दे रहे थे, हमने सीख ली, फॉर्मलाइजेशन जरूरत पड़ गई हमने अप्लाई कर ली। इनफॉर्मलाइजेशन ये कोई क्लासरूम नहीं था, तो आपने एक ज्ञान का पकड़ लिया नहीं था। इनफॉर्मलाइजेशन तो सब थोड़ा सा कैजुअलाइजेशन भी हो जाए। हाँ जब कैजुअल होती जब हमें रिक्वायरमेंट है हमने लोगों को बुलाया काम करवाया, दैट इज कैजुअलाइजेशन। और इसमें हाँ फायदा मैं ये देख रहा हूँ कि बिजनेसमैन को बड़ा फायदा होगा मैडम इससे। अगर एक बंदा रेगुलर काम करेगा, बीमार पड़ेगा तो कितना आएगा, उसके घर पे शादी होगी पैसे में आएगा, उसकी बैंक शादी होगी पैसे में आएगा, दिवाली आएगा बोनस में आएगा। अरे भाई बेटर है ना ऐसे बंदे को जब काम को बुलाओ, नहीं तो निकल यहाँ से, दैट इज व्हाट कैजुअलाइजेशन बेस्ट है। तो लेकिन बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से कैजुअलाइजेशन मैम बहुत बेस्ट है, क्योंकि क्योंकि हमें सारी फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना। वो जब हमारा काम होगा तो हम उसको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। जनरली पेंट वाले जो हमारे होते हैं दिवाली पे पेंट कराते हैं, उनको बुलाते तो कैजुअल वर्कर्स कहलाते हैं वो। तो दैट इज कैजुअलाइजेशन का जो चलन है वो पूरा बढ़ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बिजनेसमैन, राइट? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मोटिव देखते हैं, सोशल वेलफेयर भी प्रॉफिट मोटिव कैसे होना में छोटा क्वेश्चन और भी आता है, वो आता है इसके अंदर लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। बिल्कुल तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का है, लेबर सप्लाई लेबर फोर्स वर्क फोर्स। तो इन लफ्ज़ में थोड़ा सा काम करें। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, हाँ इसको भी नहीं कनेक्ट एक से एक और भी है,
workers participation. Participation. We have such a long discussion after. Continuation. Explain the term unemployment. इसको right words में define करना इतना आसान भी नहीं है. उसमें बहुत छोटे-छोटे points हैं. So first that starts with explain the concept of unemployment and discuss the government participation or government activeness or government steps to remove this problem. So इसमें अगर इसको पूरा करें जैसे इसमें ये है ना जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि those who are able to work. Yes. है ना जो काम करना चाहते हैं willing to work on the prescribed basis. और अगर उनको नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट है. बाकी बेकारी जो काम करना ही नहीं चाहते सिर्फ भीख मांगना बेगर जो है भीख मांगना चाहता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो हमारे भारत का अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं बढ़ रहा. जो सच में लोग काम करना चाहते हैं और काम नहीं मिल पा रहा है उसी एग्जिस्टिंग वेज रेट पर दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एक्चुअली देखो चीज यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ. बुक में दो ही अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप हैं दैट डिस्गाइज्ड और वन मोर इज दैट इज सिमिलर इट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. दो टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बट यहाँ पर मेंशन ये नहीं है कि आपको और भी टाइप्स नहीं पढ़ने हैं. आपको सारे टाइप्स करने हैं. Full employment is not equal to zero unemployment. ये बिल्कुल आता है इस पर क्योंकि हमने बताया ना बेगर तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ ना. इसलिए ये क्वेश्चन तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज नेवर इज नॉट इक्वल टू जीरो एम्प्लॉयमेंट. इस पर क्वेश्चन आता है. तो ये चीजों को बहुत अच्छे से क्योंकि ये 6 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है जरूर. पेपर टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं क्वेश्चन जरूर करेक्ट करता है. टाइप्स को भी ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए रूरल एंड द अर्बन. रूरल में कौन सा एम्प्लॉयमेंट होते हैं अर्बन में कौन से. प्लीज इनकी कैटेगरीज में आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन को कर लीजिए. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव चाइना रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक सो टू इट्स रिफॉर्म इन 1978. सो डू यू एग्री? प्लीज टेक दिस. हाँ मैं तो ये करूँ. पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं देखता हूँ अगर शाम को मैं कॉलोनी बाहर निकलूँ तो आंटियाँ आपस में बातचीत करनी होती है. तो ये कॉन्सेप्ट चाइना में नहीं है सर. चाइना में क्या होता है वहाँ पर लेडीज जब फ्री हो जाती है तो वो अपने आप को एंगेज करती है किसी मैन्युफैक्चरिंग वर्क में. घर घर में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और हमारे यहाँ पे घर घर में गाल बजाई चल रही है. 1958 की पॉलिसी है ग्रेट लीव कैंपेन. Yes, sir. तो वो यही है कि हर घर के आंगन में एक नई फैक्ट्री एक नई मिल यूनिट जरूर होगा प्रोडक्शन यूनिट जिससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा. एक्चुअली ये लास्ट वाला चैप्टर इंडियन का जब आया तो बहुत पढ़ाने में भी ज्यादा मजा नहीं आया. राइट बच्चे को बड़ा बोरिंग लगा. लेकिन जब इसको पूरी स्टोरी जैसे बना दिया गया तो सबको बहुत इंटरेस्ट आया. और पूरे समराइजेशन में मैंने ये देखा कि हमने चाइना की ज्यादा बात करी कि हम अपने घर में तो देखते थे दूसरे घर में तो हमने चाइना को पढ़ने का भी क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड बहुत आता है. जैसे पड़ोसी घर में खाना बनता है बर्थडे बनता है हमारे घर में बनता है. मैं आप लोग से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. अभी 2-4 दिन पहले किसी क्लास में मैं बिजी था तो क्लास के बैठे हुए स्टूडेंट लोग से डिस्कस किया कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों और सारे जमाने में सब लोग बनाते हैं सब लोग प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं तो क्या चाइना प्रॉफिट नहीं देता या चाइना का सस्ता सामान बना कैसे देता है वो बनाते हैं हम क्यों नहीं बना सकते हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है पर उसका क्वेश्चन डिफाइन तो करना पड़ेगा. तो मैंने उसको बताया कि चाइना ने अपनी वर्किंग में सबसे पहला काम किया कि जो इनकी जेल थी जहाँ पर जो प्रिजनर्स को अरेस्ट करके रखा जा रहा था उस जेल कॉम्प्लेक्स के अंदर में इन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्रीज को इंस्टॉल किया. प्रोडक्शन बनाया पूरी ऑल ग्लोबल मार्केट से जो प्लास्टिक वेस्ट था वो इन्होंने परचेज किया. प्लास्टिक वेस्ट ऑलमोस्ट फ्री कई कंट्री तो फ्री में पकड़ा गया 12 करोड़ लौटा के जब पाई गई हमारे यहाँ उस उठाए हुए कूड़े को लेकर के और अपनी जेलों के अंदर डंप करके उन्होंने जो जेल में काम करने जेल में रहने वाले जो प्रिजनर्स थे जो मेंबर्स थे उनको वर्क एफिशिएंसी नापा गया कि एक दिन में कितनी चाइनीज चावल बना सकते हैं. तो मालूम पड़ा कि एक दिन में 12 बना सकते हैं. तो वर्क दे दिया गया 15 चावल बनाने का. अब क्या है कि आज शाम का खाना तब मिलेगा जब 15 की ड्यूटी हो जाएगी. अब पूरे चाइना का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह ठीक है. जेल जाने के नाम से हरेगा नहीं लगा रहा और प्लस सस्ता मटेरियल और गरीबी लेबर तो सामान सस्ता तो अपने आप ही बनेगा. और दूसरा एक और चीज है हमारे यहाँ पे गाय की पूजा होती है और वहाँ पे तो
ज्वेलरी भी प्लास्टिक का जो कूड़ा है हमारे यहाँ से वो सारा भर के ले जाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए उनको क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है और उससे वो डेवलप कर रहा है, ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा होगा वो। तो दैट इज व्हाट कि यही हमको भी कॉन्सेंट्रेट करना है इन चीजों में। आप तो सबके साथ कौन हो, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हो ना, तो अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे बिजनेस स्टार्ट करोगे ना। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सपोर्ट कर रही है, इसके लिए इंडिया मिशन, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सेक्टर से काम हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर्स, 17 इयर्स का एंटरप्रेन्योर 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। एक्चुअली 17 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में आ गया। बिल्कुल। तो हमारे बहुत जल्दी सर आ जाएगा, देखिए एनईपी आ रही है हमारे यहाँ पे, बस ये शुरू होगा, हमारे यहाँ भी बच्चे ऐसे धुरंधर बन जाएंगे, आगे बन जाएंगे और प्रोसेस मतलब सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए आज आखिरी क्वेश्चन जो इस समय डिस्कशन में है, पिक्टोरियल डायग्राम क्वेश्चन फॉर द करंट चैलेंजेस एज ए ग्राफ और एज ए प्रेजेंटेशन। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना था, इसमें एनसीईआरटी इसमें क्वेश्चन आता उसके है कितने भी आपके पास पिक्चर्स देना अच्छे से रीड आउट करना, और ये करंट चैलेंजेस में से ग्लोबल वार्मिंग, हाँ राइट, एक सब टॉपिक्स पे रिलेटेड, सारे पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है आपके पास, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, तो इन सब चीजों पे पूरा अच्छे से कॉजेस और सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए। उसमें एक फोटो बना हुआ आता है, हाँ, पिक्टोरियल होता है और उसमें कुछ इंटरप्रेट करना होता पड़ता है, है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में आता है, पिक्चर होती है उसके अंदर में, तो वो डिफाइन करना पड़ता है। जितना मैं जान पा रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी की फोटो से बाहर लेना है, पता है पिक्टोरियल डायग्राम जो मेरे हिसाब से बाकी आप लोग बनाएंगे, एनसीईआरटी का जो है उससे बाहर जाने का से बाहर नहीं जाना चाहिए। करंट चैलेंजेस के जितने भी आपको एसआईटी दिए हैं बहुत ऑब्जर्व कर लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिएगा चीजों। ओवरव्यू हमारा जो इंडियन में से हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस बताए टॉपिक्स हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चंस तो हमने निकाल के आपको बता दिए, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। हमने इन बच्चों के सपोर्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस गाइड किए, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है वो गाइड किया और क्वेश्चन को लेकर के हल्का सा डिस्कशन कर लिया, ताकि अगर पेपर में कुछ भी नहीं पढ़े तो जितना लोग करेंगे उतना कुछ काम बन जाएगा। वैसे सर मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बोले तो कर दे क्या? दे दो बिल्कुल। ओके चलिए मैं गिफ्ट जिसको लूटना है वो लूट लीजिए। नहीं एक्चुअली स्टूडेंट ये आप ही के लिए किया गया है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो वो तो नहीं, जब तक मैं क्लास में बता रहा हूँ वो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो बस यही है कि अब लास्ट में जो सरप्राइज बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि गिफ्ट मिलने वाला है, वो यही है। तो आ गया वो समय जिसमें आपको आपका गिफ्ट मिलने वाला है, वो क्या है देखते हैं, आपसे बात कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, जो मैं अभी बताने वाली हूँ दैट इज द 10 हॉट टॉपिक्स, जिन्होंने कुछ नहीं किया है प्लीज हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप इनको जरूर कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको स्कोर करना है, आपने ज्यादा नहीं टाइम दिया स्टडीज, हमने जितना बताया उतना तो करोगे, अच्छा स्कोर होगा, बट जो भी 10 टॉपिक्स में आपको बता रही हूँ एटलीस्ट आप 80 में से 30 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर पाएंगे। अब वो 10 टॉपिक्स क्या है? फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे से, दैट इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। आप बताइए सर, आपको लगता है इंपॉर्टेंट ठीक है? है, इन्फ्लेशन गैप के बिना बनेगा नहीं बात, और पेपर में इसका ग्राफ बना करके आंसर करना है, ग्राफ ही वैल्यूएबल है, ग्राफ सही है टीचर करना। और एक और सर इंस्ट्रूमेंट्स कट गए लेकिन इसके इंस्ट्रूमेंट आ रहे इसके हैं, राइट कभी कल बात होता है हाँ, ग्राफ का, लेकिन इसमें यही था कि इसमें इंस्ट्रूमेंट एक जगह से हट गया, दूसरी जगह आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट दो है, एक बनाती है आरबीआई और एक बनाती है गवर्नमेंट। आरबीआई बनाती है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, और गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट, आई श्योर ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, नंबर आपका। सेकंड इन्वेस्टमेंट बनता है, इन्वेस्टमेंट के फैक्टर इसकी वर्किंग जो आती है सर, 3 फॉर्मूले हैं, कोई से 2 लगा करके क्वेश्चन आना है, डन। और थ्योरी में आता है वर्किंग वाला सर, मैकेनिज्म आता है उसका। पहले तो मैं कह रहा हूँ, अगर दोबारा से बोल रहा हूँ, जो बच्चे के पास कॉपी पेन नहीं है भाई ले आओ, लिख लो ये क्वेश्चन, और अब क्या लिखकर लूट के ले जाओगे, क्या करोगे भाई, इतने क्वेश्चन अब नहीं मिलने वाले भाई इससे ज्यादा, तो बहुत बेस्ट है कर लो इसको, लिख लो, जिससे कि इन क्वेश्चन को तो याद कर लो ढंग से। और एक बच्चों कंप्लीट हो चुका है वो अपना एग्जामिन करो कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ आई गो फॉर द थर्ड, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ये वो टॉपिक है जिसमें कंपेयरमेंट करने के लिए आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे जीडीपी को से रिलेटेड है, एचडीआई आने का चांस है, एसडीआई ग्रोथ रेट है, ये एसडीआई का तो हमने अभी डिस्कस किया ही है, तो इसको जरूर कर
of value and limitation। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। और एक्सपेरिमेंट्स आप सबको पता है सर, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट्स में बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। अगर किसी भी चीज के इम्पैक्ट के तौर पर उस इकोनॉमी को हमारी प्रेजेंस से कोई बेनिफिट है तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हैं और इसका बेनिफिट हमारी कंट्री को मिलेगा। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब तो साफ है, मैंने तो हमेशा से कहा कि पड़ोसी ने अपने घर में धुआं जला दिया, हम बिना मतलब में परेशान हैं। तो नेगेटिव एग्जांपल की क्लास में जो दिया था वो ये ताजमहल के पास इंडस्ट्री थी, उससे प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन ताजमहल भरा हो रहा था। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है और कर पड़ोसी ना बहुत बनता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है और खराब हो सकता है और कर पड़ोसी ना हम फायदे में जी, तो ये पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइनल एंड लिमिटेड गुड्स। इनको क्या चीज इंक्लूड करनी है और क्या चीज एक्सक्लूड करनी है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। 3 to 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। हां, तो फाइनल गुड्स कौन से हैं, लिमिटेड गुड्स कौन से हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा चाहूंगा बच्चों को एक्सप्लेन करें। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल पर्सन ऑरेंजेस लेकर आया और एक सर एज अ जूस कॉर्नर के ओनर ऑरेंजेस लेकर आया, तो सर उसका जूस निकाल कर बेचेंगे और मैं उसे खुद कंज्यूम करूंगा, तो इसमें से क्या डिफरेंस है? आज जो यूज कर रहे हैं दैट इज द फाइनल गुड फॉर यस, एंड जो वो यूज कर रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उसे रीसेल कर रहे हैं। आप समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट पे जाओ तो बस मजा आता है ना। अरे सीधी बात है, आटा घर में खाओगे फाइनल गुड है, आटे से बिस्किट बना के बेचोगे इंटरमीडिएट गुड है, प्रोडक्शन बाउंड्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं वो फाइनल गुड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट 6 पॉइंट दैट इज वर्कर रेशियो। जो हम लोग कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, ये आपका वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो, इससे रिलेटेड ये टर्म्स जरूर आपके पास आते हैं, तो इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि टर्म्स ही हैं, इससे ज्यादा आपको चीजें आएंगी। इसमें एक शेड्यूल का क्वेश्चन और आता है सर, नंबर ऑफ मेल्स कैजुअल में काम कर रहे हैं। हां, इससे भी क्वेश्चन जरूर मैंने देखे हैं, तो इसको कॉलेज में करना अच्छे से प्रेजेंटेशन करें। उनका फॉर्मूला बेस्ड है, बच्चों को फॉर्मूला याद है तो कर लेंगे। नाउ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत आएगा नहीं आएगा, लिख के रख लीजिए आप, ये वही क्लियर, क्योंकि आज की तारीख में मैं मोर फोकस कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपको सर ने बताया क्या है, तो ये भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ग्लोबल वार्मिंग, इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोल्यूशन जो है तो पता ही है, डिप्लीशन होती है मॉलिक्यूल जो आपको पता ही है। एक क्वेश्चन लेयर्स में इसमें मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूं। एग्रीकल्चर इंडियन सिनेरियो में एक रचा बसा आइटम है और मेजॉरिटी हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं या आज भी बहुत सारी पब्लिक है, ये सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो क्या एग्रीकल्चर करने वाले पर्सन के पास में गांव में रहने के साथ साथ उसके काम से रिलेटेड लेकिन एग्रीकल्चर को छोड़ करके क्या पैरेलल कोई ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है? हां, डाइवर्सिफिकेशन, ये क्वेश्चन में फिशरीज का ऑप्शन है, पॉटरी वाला कर गया तो वाटर वाला कर सकता है वो, इसमें फिशरी का हॉर्टिकल्चर है, बहुत इसका बड़ा बेनिफिट है। मतलब सर आप यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ा रहे हो ना, इससे तो बढ़िया क्लास की खेती करो और पढ़ने के बाद लोगों के क्या मजे आते हैं। मुझे तो मजा ही बड़ा आता है, तो बड़ा ही का साथ में कोई एनिमल हस्बेंड्री हो, प्लांटिंग तो मेरा बस ये तो समझ लीजिए हॉबी है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज भी इनको फंडिंग के लिए बहुत सारी फंडिंग है, राइट, तो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल इनकम न्यूमेरिकल। 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपको दिखाई देगा, इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, तीनों मात्रा के फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। प्रिकॉशन 60% काम तो वैसे क्वेश्चन भी रेडी में जाता है और आंसर चेंज करना होता है। वही, एंड द लास्ट वन जो मे बी बहुत इजी भी है करना, लेकिन टाइप्स ऑफ वर्कर। हाँ, जो आपको पता है सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं और हायर्ड भी होते हैं, हायर्ड में 2 पार्ट होते हैं, तो इससे भी सब टाइप्स ऑफ वर्कर को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर बताओ मेरे जो पिताजी हैं वो बिजनेस करते हैं, क्या वो वर्कर है? अरे सर वर्कर के लिए हो सकते हैं, आप बताइए वर्कर है, इसी बात में बहस कर रहा था। तो मैंने बताया नहीं बेटा, इट शुड बी कि वो वर्कर ही हैं, क्योंकि जितने भी लोग अपने आप में इंगेज कर रहे हैं वो लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड का कंसेप्ट आता है एक्चुअली। अच्छा सर, अगर मैं जैसे कि बात करते हैं सर की वाइफ की मतलब इनकी जगह पे इनकी वाइफ बता दे तो शी इज वर्कर। अब देखो मेरी जगह मेरी वाइफ अगर आ जाएगी तो पहली बात तो भाई मैं अगर काम करूँ तो मेरा प्रोफेशन है ना, तो वो प्रोफेशन में आई नहीं सकती, क्योंकि वो जरूर थोड़ी वो सीधी टीचर हो, लेकिन यार क्यों मेरी नौकरी छीन रही हो यार
मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा भाई, मज़ा आ गया और ये बड़ा अच्छा प्लेजर था हम लोग के लिए, हम सब लोग मिले और शायद मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारी गॉसिपिंग में भी, और जो हमने आपके साथ बड़ा एंजॉय किया, आपने हमारे साथ बड़ा एंजॉय किया होगा। अभी हमारा जो पार्ट है खत्म नहीं होता, हम अभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अभी हम 15 को फिर पकड़ने वाले हैं आपको। अभी तो आज 24 है ना, अब से 15 को हम क्या करेंगे, लाइव सेशन में आएंगे जो मैंने आपको बताया था। फिर बीएस है, अकाउंटेंसी है, सारी वीडियो इस तरीके से आपको आते रहेंगी। और जो आपने देखा महासंग्राम आज तक जो कभी नहीं हुआ था, वो हमने आप लोगों के लिए पॉसिबल किया है। किसकी वजह से? सिर्फ आप लोगों की वजह से, आपके लिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो भाई अच्छे नंबर आने के बाद भूल मत जाना नितिन सर, अभिनव सर एंड प्रियंका मैम, राइट? क्योंकि बच्चे क्या होता है, अच्छे नंबर आ गया भूल गए, तो भाई अच्छे से कमेंट कर देना। एग्जाम देकर आओ तो देखना उसमें कितना कुछ आया है, ठीक है? एग्जाम देने के बाद इसमें रिस्पॉन्स जरूर करना, क्या लगा, कैसा रहा एग्जाम आपका, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में, कंसर्न चैनल के चैट बॉक्स में आप बात कीजिए, आपकी जो भी डाउट है डेफिनेटली टाइम